गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कथन निष्कर्ष का जो हमारा टॉपिक है उसका और क्वेश्चंस करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। कल हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए थे, अब हम आज उसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन है ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लिए गए हैं और ऐसे पूरी संभावना है कि जो इस साल का पेपर आएगा या जो आगे आने वाले साल है उनमें जो पेपर्स आएंगे उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस आपको रहेंगे। तो अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आने वाले हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। सही ऑप्शन बताएं। तो क्वेश्चन में आपको बोल रहा है सही ऑप्शन बताना है। आपको 1 2 3 4 ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बेसिकली ये क्या है, वेन डायग्राम दिए हुए हैं। तो अगर आपको कल की हमारी क्लास याद होगी तो मैंने आपको कुछ बताया था, जब भी हम इस पार्ट को पढ़ते हैं तो हमें कुछ कीवर्ड्स को याद करना होता है। जैसे कि एक कीवर्ड था कुछ, तो जब भी कुछ वाले कथन होते थे तो हम कैसा डायग्राम बनाते थे, इस प्रकार से कुछ भाग को मिला देते थे। और जब सभी वाले सभी जैसा जो भी कथन में सभी रहता था तो हम क्या करते थे, इस प्रकार से मान लीजिए सभी ए बी हैं तो ए को बी के अंदर पूरी तरीके से इस प्रकार से हम दर्शाते थे। अगर आपको पूछता था कि कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी बी सी नहीं है, तो कैसे बनाते थे, इस प्रकार से अलग अलग कोई भी नहीं। तो इस प्रकार से हम क्या करते थे, उसका अलग अलग चित्र बनाते थे क्योंकि वो एक इंडिविजुअल हुआ करते थे। तो अभी हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से चित्र बनाएंगे और देखेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन है वो सही है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है सप्ताह दिन वर्ष, तो उसका कैसा चित्र बनेगा। तो एक चीज बताइए, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो सप्ताह पहले क्या होता है, वर्ष होते हैं। वर्ष के बाद क्या होते हैं, एक वर्ष में 12 महीने, 12 महीने में फिर एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं, 4 हफ्ते होते हैं, 4 सप्ताह होते हैं। और उसके बाद क्या होता है, हर सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी चीज है वर्ष, वर्ष के अंदर ही आपका क्या आ रहा है, महीना आ रहा है, महीना के अंदर क्या आ रहा है, सप्ताह आ रहा है, सप्ताह के अंदर क्या आ रहा है, दिन आ रहा है। तो इसका कैसा चित्र बनेगा, इसका इस प्रकार से चित्र बनेगा। एक वर्ष है, वर्ष के अंदर है हमारे सप्ताह और सप्ताह के अंदर होते हैं हमारे 7 दिन। तो इसका चित्र कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला। तो ऑप्शन 1 जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाहन, बस और कार। तो एक चीज बताइए, वाहन किसे कहते हैं, जो भी चीज हम यातायात के साधन के रूप में उपयोग में लाते हैं यहाँ से वहां जाने के लिए, वो वाहन कहलाते हैं। तो जो हमारा कार है वो भी वाहन है, हमारी बस है वो भी वाहन है। अगर हम देखें तो ट्रक, साइकिल, मोटरसाइकिल, ये सारी चीजें क्या है, वाहन है। लेकिन एक बात बताइए, क्या बस और कार एक दूसरे से किसी प्रकार से मिलती जुलती हैं क्या, नहीं। कार कार होती है और बस जो होती है वो बस होती है, लेकिन दोनों ही किसके अंदर आएंगे, दोनों ही अंदर आएंगे वाहन के। तो इसका चित्र कैसे बनेगा, एक वाहन का हमने वेन डायग्राम बनाया, इसके अंदर हमने क्या लिया, कार लिया, और इसी के हम अंदर हमने क्या लिया, इसी के अंदर हमने लिया बस। तो हम देख सकते हैं ऑप्शन 2 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक सी की तरफ। न्यायाधीश, चोर और अपराधी। अच्छा, अपराधी किसे कहते हैं, वह जो अपराध करता है, कोई गलत काम करता है। क्या चोरी करना एक अपराध है, तो हाँ, चोरी करना एक अपराध है, यानी कि सारे के सारे जो चोर हैं वो अपराधी की श्रेणी में आते हैं। तो इसका चित्र हम कैसे बना सकते हैं, इस प्रकार से बना सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा अपराधी का चित्र है, तो आपको पता है जितने व्यक्ति चोरी करते हैं या चोर है वो क्या है, सारे अपराधी है। तो इस प्रकार से इसका चित्र बनेगा। अब आता है न्यायाधीश। न्यायाधीश कौन होता है, वही व्यक्ति जो कि कोर्ट रूम में बैठकर फैसला सुनाता है सही और गलत का। तो देखिए, चोर, अपराधी और न्यायाधीश के बीच कोई कनेक्शन नहीं है। न्यायाधीश एक पूरी तरीके से अलग एंटिटी है। तो हम क्या करेंगे, इसका चित्र इस प्रकार से बनाएंगे। तो अपराधी, चोर, न्यायाधीश। तो हमारा चित्र कौन सा दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे अगर,
तो ये वाला दिख रहा है अपराधी, अपराधी के अंदर है चोर और न्यायाधीश जो है वो क्या है, अलग है। ये थोड़ा सा चित्र इस प्रकार से उन्हें देना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का बोल रहा है सरसों, जौ और आलू। तो ध्यान से देखेंगे, सरसों क्या है, तिलहन फसल है, उससे हम तेल निकालते हैं। आलू क्या है, एक सब्जी कह सकते हैं हम, ठीक है, जमीन के अंदर उगता है। और जौ क्या है, ये खाने का ग्रेन वाला फसल है, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, आटा वगैरह बनाने के लिए करते हैं। तो ये तीनों की तीनों फसलें हैं, लेकिन एकदम ही अलग तरीके की फसलें हैं। तो इनका चित्र कैसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, सरसों, जौ और आलू। तो ये क्या है, ये कहाँ दिख रहा है हमको, ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या लिखा है, गुलदस्ता, फूल और पंखुड़ी। तो जब भी आप गुलदस्ता बनाते हैं या बाजार में जाके गुलदस्ता खरीदते हैं, तो आप देखते होंगे गुलदस्ते के अंदर क्या रहते हैं, बहुत सारे फूल रहते हैं, और फूलों के ही अंदर क्या है, पंखुड़ी, यानी कि फूल किससे मिलकर बनते हैं, पंखुड़ी। तो इसका चित्र क्या बन जाएगा, इसका चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। एक गुलदस्ता है, गुलदस्ते के अंदर ही हमारे क्या है, फूल है, और फूलों के अंदर क्या है, पंखुड़ी है। तो पंखुड़ी, फूल, और ये रहा हमारा गुलदस्ता। तो हम क्या कह सकते हैं, सारे फूलों में पंखुड़ी होती है, और सारे फूलों से हम क्या बना सकते हैं, गुलदस्ता बना सकते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ये वाला एक। चलिए आगे देखते हैं, अणु, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो ये आपने विज्ञान में पढ़ा होगा। एक अणु क्या होता है, एक छोटी से छोटी संरचना जो कि परमाणुओं से मिलकर बनती है, वो क्या कहलाती है, अणु कहलाती है। और अणु के अंदर क्या होता है, तो अणु के अंदर हमारा होता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉन का ऑप्शन नहीं दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, अणु, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है अणु के अंदर ही क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। तो इसका चित्र हम कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से देखिए, इसका चित्र ऐसे बनेगा। अणु है, अणु के अंदर क्या है, प्रोटॉन है, और अणु के ही अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अलग अलग चीजें हैं, तो वो आपस में मैच नहीं करेंगी। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड जो है वो ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जी को देखते हैं। ईमानदारी, बुद्धि और अभिक्षमता। ईमानदारी क्या होती है, When you are true to yourself, तो वो क्या है, ईमानदारी। या हम कह सकते हैं कि जब आप कुछ गलत काम नहीं करते, आप सच बोलते हैं, आप चोरी नहीं करते, तो वो सारा गुण ईमानदारी के अंदर आता है। बुद्धि क्या होती है, किसी भी कार्य को करने के लिए आप जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, वो आपकी बुद्धि कहलाती है। अभिक्षमता क्या है, किसी भी कार्य को आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस चीज की क्षमता आपकी अभिक्षमता कहलाती है। तो ईमानदारी, बुद्धि और अभिक्षमता तीनों ही गुण हैं, और ये गुण कैसे हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग मायने रखते हैं। तो इसका चित्र क्या बन जाएगा, इसका चित्र बनेगा ईमानदारी, अभिक्षमता और बुद्धि। तो ये चित्र कहाँ दिख रहा है, हमें यहाँ दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी या 4 जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए एच को देखते हैं, टीचर, कॉलेज और स्टूडेंट। टीचर, कॉलेज और स्टूडेंट में आपको क्या रिलेशन दिख रहा है, एक चीज बताइए, कॉलेज के अंदर टीचर भी होते हैं और कॉलेज के अंदर स्टूडेंट भी होते हैं, लेकिन क्या स्टूडेंट टीचर होते हैं या टीचर स्टूडेंट होते हैं, नहीं, टीचर टीचर होते हैं, स्टूडेंट स्टूडेंट होते हैं। तो इसका चित्र कैसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। एक कॉलेज है, कॉलेज के अंदर आपने देखा है टीचर्स भी होते हैं और स्टूडेंट भी होते हैं। तो हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ये वाला तीसरा, या कह सकते हैं सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा तीसरा नहीं, ये दूसरा है करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे आपका चित्र है। तो ये क्या है इसका आंसर, सेकंड जो है आपका आंसर है। एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, आपको थोड़ा सा सोच के उन्हें हल करना है। चलिए अब हम इस प्रकार के वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें क्या है, आपको पहले के जैसे कथन और निष्कर्ष नहीं दिया होगा, आपको ऐसे डायग्राम दिया होगा, डायग्राम को देखकर ही आपको सॉल्व करना है। अगर आपको डायग्राम देखने में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन होता है, तो उसे सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी है जो मैं आपको बताऊंगी।
लेकिन पहले हम डायग्राम देखकर ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए डायग्राम ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, केवल दो आकृतियों में स्थित संख्याओं का योग क्या है। यानी कि आपको देखना है कौन कौन सी दो आकृतियां यहाँ पे हैं। तो चलिए देखते हैं। ये एक आकृति हो गई हमारी। अब हम देखते हैं, येलो से कर लेते हैं। ये जो है हमारी दूसरी आकृति है और तीसरी आकृति कौन सी है, ये है हमारी तीसरी आकृति। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि तीन आकृतियां जो है वो एक के ऊपर एक ओवरलैप की हुई हैं। तो ऐसी कौन सी दो आकृतियां हैं जिनमें संख्याएं हैं। तो देखिए एक ये वाली आकृति हो गई, ये वाली आकृति होगी। तो इन दोनों के बीच कौन सी संख्या है, तो आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच है 9। अब देखिए 6 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 6 वाली जो संख्या है वो इस आकृति और इस आकृति, तीनों आकृतियों के बीच 6 है। तो 6 वाली को हम नहीं लेंगे क्योंकि वो एक बीच की संख्या है जो कि तीनों आकृतियों के बीच है। हमें केवल वही संख्या लेनी है जो कि दो आकृतियों के बीच पर है। जैसे कि हम देखते हैं 9 हमारा आंसर है, तो 9 हमने लिखा। अब और ऐसी कौन सी संख्या दिख रही है, तो 5 को देखें तो ये बाहर निकला हुआ है, ये दो आकृतियों के बीच में नहीं है, ये अलग से है, एक अलग से है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये भी बाहर निकला हुआ है, ये भी नहीं है, ये भी बाहर निकला है, ये भी नहीं है, ये भी बाहर निकला, ये भी नहीं। अब हम 8 को ध्यान से देखते हैं। तो 8 को देखिए, इस आकृति के अंदर है 8 और इस आकृति के अंदर भी 8 आ रहा है, लेकिन वो तीसरी आकृति से क्या है, बिल्कुल अलग है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9 धन 8। तो 9 धन 8 यानी कितना होता है, 17। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आप भी यही कर सकते हैं, अलग अलग पेन का यूज कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं और आंसर ला सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस प्रकार से चित्र बनाकर देखने में कंफ्यूजन हो रहा है तो अब आप क्या करेंगे, आइए देखते हैं। चलिए तब हम क्या करेंगे, हम ये जो सारे चित्र हैं इनको अलग अलग करके पहले बना लेंगे। तो पहला हम ट्रायंगल बना लेते हैं हमारा, ठीक है। इसके अंदर आपको कौन कौन से नंबर दिखते हैं उसको लिख लेते हैं। तो इसके अंदर मुझे दिख रहा है ट्रायंगल के अंदर 2 है, 9 है, 6 है और 1 है, ये मैंने लिख लिया। अब देखिए ये जो हमारा समांतर चतुर्भुज है इसके अंदर क्या क्या है, 5 है, 4 है, 9 है, 6 है और 8 है, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं, ये वाला कौन सा है, ये एक आयत है और आयत के अंदर हमको कौन कौन सी संख्याएं दिख रही हैं, तो आयत के अंदर दिख रही है 6, 8 और 3। इस प्रकार से जिस आकृति के अंदर जो संख्याएं हैं वो आप उसको नीचे इस प्रकार से लिख लेंगे। अब आगे बोल रहे हैं कि केवल दो आकृतियों में स्थित संख्या, तो आपको वो संख्याएं देखनी है जो कि दो आकृतियों में कॉमन है। जैसे कि अगर आप देखो 2 इसमें है लेकिन यहाँ पर नहीं है, 9 इसमें है, 9 इसमें भी है, तो 9 एक आकृति हो गई, सॉरी 9 एक संख्या हो गई। 9 इसमें है क्या, नहीं, केवल दो आकृतियों में ही आ रही है, तो 9 हमारी एक संख्या हो गई। अब 6 को देखिए, 6 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी, तो 3 आकृतियों की संख्या है तो उसको हम हटा देंगे। 6 के बाद 1 देखते हैं, 1 केवल 1 में है। 5 को देखेंगे तो 5 जो है वो भी केवल 1 में है। 4 को देखते हैं, 4 भी केवल 1 में आ रही है, 6 3 में आ रही है। 8 देखिए, 8 जो है वो किस में आ रही है, दोनों में आ रही है। अगर अब आप 3 को देखें तो 3 केवल 1 में, तो 9 धन 8 बराबर 17। तो आप इस प्रकार से भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न इसी का देखते हैं, केवल एक आकृति में स्थित संख्याओं का गुणनफल क्या है। तो ऐसे आपको कौन सी संख्या दिख रही है जो कि केवल एक ही आकृति में स्थित है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जितनी संख्याएं बाहर अलग से हैं वो केवल एक आकृति में है ना। जो अंदर है वो तो क्या हो गया है, ये आकृति, ये आकृति, ये आकृति तीनों में आ गई है। तो कौन कौन सी संख्या तीनों आकृति में दिख रही है, आपको पहले उसको काट लेते हैं। ये हो गया 2 आकृति की है, ये इसको काट दीजिए। ये भी किस में आ रही है, इस वाली आकृति में आ रही है और ये आयत वाले में आ रही है ना। तो बाहर आपको कौन कौन सी दिख रही है, बाहर दिख रही है 2, 5, 4 और 3। तो हम इसको जोड़ देते हैं। अच्छा, गुणनफल बोल रहा है तो गुणा कर लेते हैं, 2 गुणा 5 गुणा 4 गुणा
3 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 120। तो हमारा सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या आया था, 120, यानी कि सी जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप पुरानी विधि से भी बना सकते हैं, जिसमें हमने तीनों आकृतियों को अलग अलग किया था। आप उसमें देख सकते हैं कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो कि केवल एक ही आकृति में, और उसको उठा करके गुणा कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में क्या पूछ रहा है। केवल समांतर चतुर्भुज में स्थित संख्याओं के योग को केवल त्रिभुज में स्थित संख्याओं के योग से गुणा कीजिए। तो इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद हम चित्र नीचे करके ही उसको बनाएंगे। केवल समांतर चतुर्भुज में स्थित संख्याएं, यानी कि जो आपके समांतर चतुर्भुज में स्थित संख्या है उनको क्या करना है, योग को, में स्थित संख्याओं का योग करना है, का योग, और योग करने के बाद उसे क्या करना है, केवल त्रिभुज में स्थित संख्याओं के योग से गुणा करना है। गुणा केवल त्रिभुज में स्थित संख्या के योग से क्या करना है, गुणा करना है। तो हमने ये लिख लिया है कि हमें क्या करना है, और बोल रहा है कि गुणनफल क्या प्राप्त होगा। तो ऑप्शन क्या दिया है इसका, 171 है, 27 है, 51 है और 84 है। चलिए इसको हल करेंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, केवल समांतर चतुर्भुज में स्थित संख्याओं के योग को, यानी कि वे संख्याएं जो कि केवल ही समांतर चतुर्भुज में ही स्थित हैं। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं जो केवल समांतर चतुर्भुज में दिख रही हैं, तो देखिए 5 एक संख्या है जो कि केवल समांतर चतुर्भुज में है, 4 एक संख्या जो कि केवल समांतर चतुर्भुज में है, 9 जो है वो समांतर चतुर्भुज में भी है और वो त्रिभुज में भी है, 6 जो है वो समांतर चतुर्भुज में है, त्रिभुज में है और आयत में भी है, और जो हमारा 8 है वो क्या है, आयत में है और समांतर चतुर्भुज में है। तो केवल 2 ही ऐसी संख्याएं हैं जो कि समांतर चतुर्भुज में स्थित है। ठीक, अब हम देखते हैं ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो कि त्रिभुज में स्थित है, क्योंकि वो क्या कहता है, केवल समांतर चतुर्भुज में स्थित संख्याओं के योग को, यानी कि इन दोनों को जोड़ के हमें केवल त्रिभुज में स्थित संख्याओं के योग से, यानी त्रिभुज में जो संख्याएं हैं उसको जोड़ के क्या करना है, आपस में उनका गुणनफल निकालना है। तो देखिए कौन सी संख्या केवल त्रिभुज में है, तो 2 जो है वो केवल त्रिभुज में दिख रहा है, यहाँ पर 1 जो है वो केवल त्रिभुज में दिख रहा है, यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है ना। बाकी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बाकी की जो संख्याएं हैं वो किसी न किसी प्रकार से अन्य आकृतियों में भी है। तो हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि हमें समांतर चतुर्भुज में स्थित संख्याओं को जोड़ना है, और जोड़ के उनका गुणा किससे करना है, उनका गुणा हमें करना है त्रिभुज में स्थित संख्याओं से। इस प्रकार से हमने किया, समांतर चतुर्भुज में स्थित संख्याओं को जोड़ा, उनका गुणा किया त्रिभुज में स्थित संख्याओं के जोड़ से। तो 5 धन 4 कितना होता है, 9, 9 गुणा 3, 3 या कितना होता है, या 9 तिया कितना होता है, 27। तो हमारा ऑप्शन क्या है, 27 है। नीचे आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 171, 27, 51 और 84। तो सी जो अपना ऑप्शन है 27 वो सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी पिछले साल आया हुआ है, पिछले 2-3 सालों के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो आप देखेंगे जो आपने पहले क्वेश्चन देखे थे कथन निष्कर्ष के, वो भी पेपर में पूछ रहा है, और उसको पूछने के बाद वो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी पूछ रहा है। तो अगर आप ये चैप्टर अच्छे से करते हैं तो आपके 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो पक्के हो सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है, दिए गए चित्र में जो वृत्त है वो युवाओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो हमारा वृत्त किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और त्रिभुज जो है वह शिक्षित व्यक्तियों को दर्शाता है। त्रिभुज किसे दर्शा रहा है, अशिक्षित व्यक्तियों को। तो हम लिख लेते हैं, वृत्त है युवा, त्रिभुज है अशिक्षित। अब देखते हैं क्या बोलता है आगे। आयत जो है वो किसे दर्शा रहा है, कामकाजी व्यक्तियों को। तो हमारा जो आयत है वो किसको दर्शा रहा है, कामकाजी। तो
दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम वही पुरानी विधि का उपयोग कर लेते हैं। वृत्त में कौन कौन से नंबर लिखे हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अशिक्षित में क्या क्या दिख रहा है आपको? 3 4 5 6, 3 4 5 6। और कामकाजी इस आयत में आपको कौन दिख रहे हैं? 2 4 5 और 7। तो 2 4 5 और 7, 2 4 5 और 7। हमने इस प्रकार से सारे नंबर लिख लिए। हम चाहे तो इसको चित्र से भी बता सकते हैं। अब देखिए, कौन सा क्षेत्र युवा, अशिक्षित और कामकाजी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है? तो सिंपल है, इसमें भी आप देख सकते हैं। ये जो है आपके कौन है? ये वाला चित्र कामकाजी व्यक्ति का है, ठीक है। ये वाला कौन सा है हमारा? ये है हमारा चित्र अशिक्षित व्यक्ति का, और ये है युवाओं का। तो आपको चित्र में ऐसा कौन सा पार्ट दिख रहा है जो कि तीनों चित्र में कॉमन है? कौन सा दिख रहा है हमें? देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये इस आयत में भी है, इस त्रिभुज में भी है और इस वृत्त में भी है। तो यहाँ पर हमारा क्या है? 1 3 2 और 4। तो कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन सी जो हो गया, 4 हो गया। इसमें अगर आपको देखना है तो हम क्या देखेंगे कि कौन सा क्षेत्र युवा, शिक्षित और कामकाजी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसा नंबर जो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, वही नंबर जो होगा जो तीनों का कॉमन पॉइंट होगा। तो आप देखिए, 1 2 3 4 इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें। और कोई है क्या? 2 है, लेकिन 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें है। 3 3 इसमें है, इसमें नहीं है। 1 जो है इसमें है और किसी में नहीं है। 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है ना। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो आप इसे आसानी से बना पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा क्षेत्र शिक्षित, कामकाजी तथा युवाओं को दिखाता है? तो देखिए, अभी अशिक्षित नहीं कह रहा है, ये क्या कह रहा है? शिक्षित। यानी कि आपको चित्र में से किसे छोड़ना पड़ेगा? अशिक्षित वाले चित्र को छोड़ना पड़ेगा। और अशिक्षित वाला चित्र कौन सा है हमारा? त्रिभुज। तो त्रिभुज में जितने भी हैं आप उसको छोड़ेंगे, ठीक है। आगे बोल रहा है कामकाजी तथा युवा। तो युवा किस में आ गए हैं? हमारे वृत्त में आ गए हैं। कामकाजी कहाँ है हमारे? तो कामकाजी हमारे इस आयत में है। तो ऐसे कितने लोग हैं जो कि वृत्त और आयत में है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर हमने इस त्रिभुज वाले पार्ट को हटा दिया तो केवल 2 ही हमें ऐसा दिख रहा है जो कि कामकाजी भी है और युवा भी है। तो कामकाजी है, युवा है, अशिक्षित से बाहर है, तो अपने आप क्या हो गया? शिक्षित हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 2, ठीक है। इसमें भी आप ऐसे ही देख सकते हैं, शिक्षित कामकाजी युवाओं को दर्शाते हैं। अशिक्षित में जितने हैं सबको छोड़ दीजिए, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, जो है और क्या नहीं होगा? हाँ, तो 1 और 2, तो 2 है जो युवा भी है और कामकाजी भी है। तो 2 ही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। कौन सा क्षेत्र शिक्षित, युवा और बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है? तभी वो क्या कह रहा है? शिक्षित कह रहा है। यानी अभी भी आपको ये जो अशिक्षित वाला ट्रायंगल बना हुआ है इसको पूरी तरीके से छोड़ना है, वो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि वो किसका है? अशिक्षित का है। हमें शिक्षित पूछ रहा है। युवा पूछ रहा है, युवा मतलब इसका हमें काम है, लेकिन केवल इतने ही भाग का काम है, इस भाग का काम है, क्योंकि जो ये त्रिभुज के अंदर आ रहा है उसका हमें कोई काम नहीं है। और बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, तो ये वाला जो आयत है ये किसके बारे में बताता है? ये बताता है कामकाजी व्यक्तियों के बारे में। तो बेरोजगार व्यक्ति क्यों कौन से होंगे? जो शिक्षित है, ये हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये युवा भी है और ये बेरोजगार भी है। शिक्षित से कामकाजी से भी बाहर है और ये अशिक्षित से भी बाहर है। तो हमारा आंसर इसका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आप इसमें भी देख सकते हैं। इसमें देखने के लिए आप क्या करेंगे? कौन सा क्षेत्र शिक्षित, युवा और बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है? तो अशिक्षित को पूरा फिर से हटा दीजिए, कामकाजी को पूरा हटा दीजिए। युवा है लेकिन कैसे है? बेरोजगार है। तो कामकाजी किस किस में कॉमन आ रहा है? देखिए, 4 है इसमें और यह शिक्षित है, तो 3 ही हट जाएगा। तो हमारा 1 जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं।
कौन सा क्षेत्र युवा, अशिक्षित और बेरोजगार व्यक्तियों को दिखाता है? यानी ऐसा क्षेत्र जो युवा भी है, अशिक्षित भी है और क्या है, बेरोजगार है। तो युवा और अशिक्षित का तो आपको चित्र पता है, युवा ये रहा हमारा, ये वृत्त हमारा युवा है, ठीक है। अशिक्षित कौन हो गया? तो अशिक्षित का चित्र हो गया हमारा ये त्रिभुज का चित्र हो गया। तो ये है हमारा अशिक्षित का चित्र। अब वो बोल रहा है कि वो बेरोजगार है। क्या है? बेरोजगार। यानी कि ये वाला जो है, ये पोर्शन हमको हटा देना है, ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि ये वाला जो आयत है किसका है? कामकाजी का है। तो हम कह सकते हैं कौन क्षेत्र युवा और अशिक्षित को दिखा रहा है? तो 3 जो है वो क्या दिखा रहा है हमको? युवा को भी दिखा रहा है और अशिक्षित को भी दिखा रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा डी, विच इज 3। इसी के साथ आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें भी हम इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस लेंदी होते हैं तो इन्हें बनाने में थोड़ा समय लगता है। तो अगला क्वेश्चन हम ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।